हेलो एवरीवन। आज हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर 2। इसका नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। और इसमें हमारा सबसे पहला टॉपिक है कि व्हाई डू वी नीड मेजरमेंट। हमें मेजरमेंट की जरूरत क्यों पड़ी। व्हाई डू वी नीड। तो इसमें एक छोटी सी बात लिखते हैं, फिर आपको वो एक्सप्लेन करेंगे। इसमें है कि फॉर ए प्रिसाइज description of any phenomena। फिनोमेना जो भी हम हमारे चारों तरफ देखते हैं, कोई भी फिनोमेना हो, उसको प्रिसाइज डिस्क्रिप्शन के लिए, उसको अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए मेजरमेंट ऑफ द क्वांटिटी इन्वॉल्व इज इसेंशियल। इसका मतलब क्या है कि हम कोई भी जो मेजरमेंट करते हैं उसके प्रिसाइज डिस्क्रिप्शन के लिए हमें उसके जो मेजरमेंट की जरूरत है, क्योंकि उसमें एक कोई फिजिकल क्वांटिटी इन्वॉल्व है जिसको हम एग्जैक्टली मेजर करना चाहते हैं। इसको हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। फॉलिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फॉलिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इसमें क्या है कि मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, वो फॉल कर रहा है, तो बहुत सारे क्वेश्चन एज होते हैं। जैसे कि हम कह दें कि ये कितनी हाइट से गिरा है, यानी कि हमें हाइट के लिए हमें इसकी डिस्टेंस मेजर करनी पड़ेगी, ये एक मेजरमेंट हो गई। और दूसरा क्वेश्चन ये कि कितनी देर में वो गिर के जमीन तक पहुंचा है, तो दूसरा क्वेश्चन है कि हमें टाइम की मेजरमेंट करनी पड़ेगी। इसके अलावा हो सकता है कि कौन सा फोर्स है जो इस पे एक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से ये नीचे डाउनवर्ड गिर रहा है, तो हमें फोर्स की मेजरमेंट करनी पड़ेगी। इसके अलावा और भी क्वेश्चन हो सकते हैं कि इसकी स्पीड कितनी है गिरते वक्त, कि किस स्पीड से गिरा ये, इनिशियल स्पीड और फाइनल स्पीड सेम है या फिर स्पीड इसकी कांस्टेंट है। तो बहुत सारे जो फिजिकल क्वांटिटी हैं वो हमें मेजर करनी पड़ेंगी, और सारी क्वांटिटी मेजर करके हम उसका प्रिसाइज डिस्क्रिप्शन दे पाएंगे। इसलिए हम कह रहे हैं कि हमें मेजरमेंट की जरूरत पड़ती है। जिससे हम अलग अलग जो इसके फिजिकल क्वांटिटी है उनको मेजर कर सकते हैं कि इसकी डिस्टेंस कितनी है, टाइम कितना लिया है, इसमें फोर्स कौन सा एक्ट कर रहा है, और बहुत सारे ऐसे पैरामीटर हैं जो इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो ये था हमारा मेजरमेंट, व्हाई डू वी नीड मेजरमेंट। सो हमारा जो अगला टॉपिक है वो है फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, इसमें हम पहले इसकी डेफिनेशन देखेंगे। ए quantity that can be measured and in terms of which physical laws are derived or written is called physical quantity। ऐसी कोई भी क्वांटिटी कि जो हम मेजर कर सकते हो और
उसकी क्वांटिटी के टर्म में हम उस जो फिजिकल लॉज है उनको लिख पाए। ऐसी कोई भी क्वांटिटी है जिसको हम मेजर कर सकते हो और जो फिजिकल लॉ है उसके टर्म में एक्सप्लेन हो सकते हो। फिजिकल लॉ मतलब जो हमने चैप्टर में पढ़े थे कि जैसे कोई न्यूटन्स लॉ है तो उसमें भी आपको कुछ ना कुछ इक्वेशंस, कुछ ना कुछ फिजिकल पैरामीटर्स और उससे रिलेटेड आपको क्वांटिटी और यूनिट मिलेगी। तो ये सब जो है फिजिकल लॉज में है आते हैं और फिजिकल लॉज जो है वो हम एक्सप्लेन कर सकते हैं या फिर इन टर्म्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी हम इनको ड्राइव कर सकते हैं। तो इसे हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। आपको अगर कोई एग्जांपल दूं, जैसे हमने ऊपर लेंथ का दिया था कि लेंथ अगर हम मेजर कर पा रहे हैं तो मान लीजिए लेंथ एल है और इसको सेंटीमीटर में या मीटर में आप मेजर कर पा रहे हैं। आप देखेंगे कि जो आगे वेलोसिटी है, वेलोसिटी होता है आपका डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। यानी कि v को हम कुछ फिजिकल क्वांटिटी के टर्म में रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं और जो आपकी डिस्प्लेसमेंट है उसको भी हमने मेजर किया इन द टर्म ऑफ लेंथ एंड टाइम मे बी इन सेकंड, इन मिनट, व्हाटएवर इज रिक्वायर्ड। और ये v जो है पैरामीटर, क्या पता किसी फिजिकल उसमें क्वांटिटी में यूज हो जाए, जैसे मोमेंटम में यूज हो जाए कहीं पे तो हम उसको mv लिखते हैं। न्यूटन्स लॉ में कहीं यूज हो जाए, जैसे न्यूटन्स लॉ में अगर हम लिखें F इक्वल टू एम में होता है और जो A है A को हम V के टर्म में लिख सकते हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं हम जो क्वांटिटी है उसको मेजर कर पा रहे हैं और उसको फिजिकल लॉज के टर्म में हम लिख सकते हैं। एक न्यूटन्स लॉ है तो ये एक फिजिकल लॉ है, ये कुछ फिनोमेना गवर्न करता है तो इसको हम ऐसे मेजर कर सकते हैं और रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये है आपका फिजिकल क्वांटिटी। और जो फिजिकल क्वांटिटी होती है वो उनकी दो कैटेगरी है। तो हम पहले डिस्कस करते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज। एक है फंडामेंटल क्वांटिटीज, एक आपका डिराइव्ड क्वांटिटीज। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज वो क्वांटिटी होती हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी आपकी वो क्वांटिटी होती हैं जो इंडिपेंडेंटली हम उनको लिख सकते हैं, उनको किसी और क्वांटिटी पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। तो द फिजिकल क्वांटिटीज दैट कैन बी treated as independent of other physical quantities। और वी कैन से कि ये किसी दूसरे के टर्म में हमको डिफाइंड नहीं करना पड़ सकता, किसी और फिजिकल क्वांटिटी टर्म में इनको लिखना नहीं पड़ता। मीन्स एंड आर नॉट usually defines in terms of other physical quantities। और इसके अलावा हमारा दूसरा था derived quantities। एज द नेम सजेस्ट, यानी कि ये ड्राइव क्वांटिटीज हैं, ये कहीं ना कहीं दूसरी क्वांटिटी पे डिपेंड कर रही है और उनके टर्म में इनको लिखा जाता है। तो हम इसमें लिखेंगे द फिजिकल क्वांटिटीज whose operation
are based on other physical quantities are called derived quantities। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वो क्वांटिटी है जो किसी दूसरे पे बेस्ड है। तो इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं कि ये इन फंडामेंटल क्वांटिटीज के ऊपर ही बेस्ड है। कहीं ना कहीं ये ड्राइव करके हम इनको जब उनको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, सोल्व करके सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखते हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपको फंडामेंटल क्वांटिटीज पे ही डिपेंडेंट मिलेंगी। इनके बारे में डिटेल में हम आगे बढ़ेंगे, अभी इनका डेफिनेशन ही था। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द मेजरिंग प्रोसेस। द मेजरिंग प्रोसेस। मेजरिंग प्रोसेस कि मेजरमेंट के लिए हमें क्या चाहिए। तो इसमें हम लिखेंगे कि हमें मेजरमेंट करने के लिए हमें दो चीजें हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं। इसमें है आपका यूनिट, और उस यूनिट के साथ एक मैग्नीट्यूड होता है। तो इसमें लिखता हूँ, पहले हम फिर एक्सप्लेन करते हैं। टू एक्सप्रेस दी measurement, we need to know two things। क्या कहता है, हमें दो चीजें जरूरत है। सबसे पहला है आपका वो है यूनिट, और दूसरा आपका मैग्नीट्यूड। उसके बारे में हम लिखेंगे, पहले यूनिट के बारे में देख लेते हैं। जो आपका यूनिट है कि आप कोई फिजिकल क्वांटिटी किस टर्म में मेजर की जाती है, वो आपका यूनिट है। यानी कि ए यूनिट इज एन आरबी arbitrary chosen standard of measurement for a quantity that is accepted internationally। यानी एक ऐसा स्टैंडर्ड आर्बिट्रेरली चूजन स्टैंडर्ड, यानी कि एक रैंडमली एक ऐसा स्टैंडर्ड चूज कर लिया है, कुछ भी आर्बिट्रेरी क्वांटिटी जो मेजरमेंट करने के लिए जरूरी हो, इसको एक्सेप्ट किया गया हो इंटरनेशनली, यानी कि जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड हो। इसमें जैसे कि हम कह सकते हैं कि हम मास को मेजर करते हैं, केजी में करते हैं, किलोग्राम में करते हैं, ग्राम में करते हैं। हमारा लेंथ है, हम उसको मेजर करते हैं, मीटर में करते हैं। तो 1 मीटर कितना होता है, ये कहीं ना कहीं फिक्स है। हम चाहे कहीं भी मेजर करें, देखेंगे कि 1 मीटर हमेशा आपको हर जगह 1 मीटर सेम ही मिलेगा, क्योंकि ये कुछ लेंथ है, पार्टिकुलर लेंथ है जो कि इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है। वैसे ये 1 kg है, ऐसा नहीं है कि 1 kg आपको हर जगह पे अलग अलग मिल जाएगा। 1 kg की कितना अमाउंट है, कितना जो मास है, वो हर जगह आपको सेम मिलेगा। तो कहीं ना कहीं ये वो चीजें हैं जो इंटरनेशनल पे हर कोई सेट करता है कि हाँ भाई ये इतना ही होता है, और इसी के अकॉर्डिंग सारी जो मेजरमेंट है हम कर सकते हैं। इसी में दूसरी चीज थी आपकी मैग्नीट्यूड, न्यूमेरिकल वैल्यू। द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ
मैग्नीट्यूड। जैसा कि मैंने लिखा है कि जो केजी है वो एक यूनिट है, पर वेट हमेशा ऐसे होता है जैसे मान लीजिए आप कुछ वे कर रहे हैं, आप खुद को वे कर रहे हैं और आपका वेट 50 केजी है, तो केजी तो इसकी यूनिट है। अब 50 जो है ये आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू है, और ये दोनों मिलकर ही एक फिजिकल क्वांटिटी को बता पाएंगे। यानी कि अगर कोई पूछे आपसे आपका वेट कितना है, तो आप कहेंगे जी 50 केजी है। इसमें यानी कि आपके पास दो चीजें हैं, जो पहला है आपका वो एक यूनिट है, और साथ में उसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू और मैग्नीट्यूड है दैट इज 50। तो इन दोनों से मिलकर ही आप बता पाएंगे कि आपकी जो मेजरमेंट है वो क्या है। तो इसको हम इन जनरल हम लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई फिजिकल क्वांटिटी है, उसको हम बोल रहे हैं कि ये फिजिकल क्वांटिटी क्या है। यानी मान लीजिए जैसे हमने वेट का एग्जाम्पल लिया था, इस वेट को ही क्या मान लीजिए, ये इक्वल है एक न्यूमेरिकल वैल्यू के, न्यूमेरिकल वैल्यू, और इसके साथ मल्टीप्लाई है एक यूनिट। इसको हम साइज ऑफ यूनिट भी लिख सकते हैं, क्योंकि हर यूनिट हर जगह रिलेवेंट नहीं होती। अगर आपको कोई कह दे कि आपको पेपर की थिकनेस नापनी है, तो वहां पे सेंटीमीटर से भी नीचे आप जाएंगे तो एमएम में आप पेपर थिकनेस को माप लेंगे। लेकिन वहीं आपको कोई कहे कि आपको एक डोर की, एक मान लीजिए कार की लेंथ मापनी है, तो आप कहेंगे कि जो वो मीटर में रिलेवेंट है। तो साइज ऑफ द यूनिट का मतलब यही है कि जो रिलेवेंट है, जो स्टेबल यूनिट है, हम वही चूज करते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं क्याऊ इज इक्वल, इसको अगर शॉर्ट में लिख दूं मैं एन, और इस यूनिट को यू ले देता हूं। अब इसमें एक चीज और है, मान लीजिए कि मैंने कहा कि यूनिट अलग अलग हो सकती हैं, जैसे कि यूनिट है कोई मीटर में मेजरमेंट है, कोई सेंटीमीटर में है अगर लेंथ की बात करें। ऐसे ही अगर मास की बात करें तो केजी है और ग्राम है। तो मान लेता हूँ कि दो मेजरमेंट अलग अलग कर दी, एक U1 यूनिट में है, एक U2 यूनिट में है। तो इससे फिजिकल क्वांटिटी पे कोई असर नहीं पड़ेगा, फिजिकल क्वांटिटी उतनी ही है। यानी कि क्यू इज इक्वल टू आपका ये N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2 है। यानी कि अगर आपकी मेजरमेंट U1 में है, उससे कोसपोंडिंग आपने मैग्नीट्यूड N1 ले लिया। अगर आपकी मेजरमेंट U2 में है, उससे कोसपोंडिंग आपने जो मैग्नीट्यूड आपने वो N2 ले लिया। जैसे कि इस 50 केजी वाले एग्जाम्पल को अगर मैं लूँ, और इसी को अगर ग्राम में लिखा जाए, तो आप इसमें 1000 मल्टीप्लाई करेंगे और ग्राम में लिख देंगे। यानी कि अगर N1 50 था, तो यहाँ पे N2 आ जाएगा आपका 50 मल्टीप्लाई 1000, ये आपका 50,000 बन जाएगा। और आपका यहाँ पे U1 था केजी, और यहाँ पे आपका U2 है ग्राम। तो इसका कहने का मतलब यही है कि आप मेजरमेंट को किसी भी चीज में, किसी भी टर्म में लिखिए, आपकी क्वांटिटी पे कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। तो हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फिजिकल यूनिट एंड इट्स डिजायरेबल प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं फिजिकल यूनिट क्या है। इसके पहले हम डेफिनेशन लिखता हूँ और फिर आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये है द स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ ए फिजिकल quantity chosen to measure the physical quantity
the same kind is called a physical unit. यानी कि द स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी चूजन टू मेजर द फिजिकल क्वांटिटी ऑफ द सेम काइंड। यहाँ पे क्या मतलब है कि आप जो मेजरमेंट के लिए जो भी यूनिट चूज कर रहे हैं, पहली बात तो स्टैंडर्ड है, मतलब कि वो हर किसी के लिए सेम है, मतलब इंटरनेशनल एक्सेप्टेड है। और दूसरी बात ये है कि उस सेम काइंड की, सेम काइंड का मतलब यही है कि मान लीजिए कि आपके पास बहुत लंबी रोप है, बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ मीटर की रोप है, तो आपके पास स्टैंडर्ड जो है वो एक आपके पास 1 मीटर है। ये 1 मीटर है, इसको मान लेते हैं कि इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है और ये 1 मीटर स्टैंडर्ड है। अब इस 1 मीटर स्टैंडर्ड को यूज करके आप मान लीजिए इसको बार बार इस रस्सी के ऊपर रखते हैं बार बार, तो आप मापते हैं कि ये 1 मीटर है, ये 2 मीटर हो गया, ऐसे आप काउंट करते हैं कि 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, और जहां तक भी रोप है या 50 मीटर की रोप है मान लीजिए। तो इसका मतलब क्या है कि आपने जो स्टैंडर्ड चूज किया है वो सेम काइंड का, यानी लेंथ है तो लेंथ को ही चूज किया है ना आपने। ऐसा तो नहीं है कि आप वेट को रख के आप कह देंगे कि इसकी लेंथ इतनी है, नहीं। आपने 1 मीटर यूज किया है, आपने 1 मीटर लेंथ को स्टैंडर्ड माना है, और उसी लेंथ का यूज करके ही आपने इस लेंथ को मेजर किया है, यानी स्टैंडर्ड लेंथ का यूज करके आपने इस रोप की लेंथ को मेजर कर लिया है। तो इसी का मतलब है कि जो आपका जो क्वांटिटी है वो सेम काइंड की है। ऐसा नहीं कि आपने कुछ और वेट ले लिया है या फिर आपने टाइम, आप घड़ी पकड़ के बैठ गए और कह रहे हैं कि हाँ भाई इसकी लेंथ इतनी है, नहीं। आपने सेम काइंड की मेजरमेंट ही आपने यहाँ पे यूज करी। इसका मतलब यही है। अब देखते हैं इसकी फीचर क्या क्या है, जो इसके डिजायरेबल फीचर है वो देखते हैं। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ डिजायरेबल फीचर्स। आप फीचर्स कह सकते हैं, प्रॉपर्टीज, कैरेक्टरिस्टिक्स। तो वन बाय वन ये पॉइंट लिखता हूँ, डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है वो है इट शुड बी वेल डिफाइंड। इट शुड बी वेल डिफाइंड, इसका मतलब आप समझ गए हैं कि हर पर्सन का पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग नहीं होना चाहिए इस पे। वेल डिफाइंड का मतलब कि आपने एक स्टैंडर्ड चूज कर लिया है कि 1 मीटर फिक्स यही है। अब इस पे ऐसा नहीं है कि आप 1 मीटर को अलग अलग लेंगे, कोई कह दे कि नहीं इतना 1 मीटर होता है, कोई कह दे कि इतना 1 मीटर होता नहीं। 1 मीटर इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होना चाहिए, यानी कि वो वेल डिफाइंड होना चाहिए कि 1 मीटर एक्चुअली है कितना। और इसके बाद है नंबर 2, इट शुड बी कन्वीनियंट। कन्वीनियंट का मतलब होता है इजी टू यूज, मीन्स नॉट टू लार्ज और नॉट टू स्मॉल। जैसा कि मैंने बताया था, जैसे कि आप मान लीजिए ह्यूमन बॉडी का वेट करते हैं, ऑब्वियसली तो आप केजी यूज करेंगे। अगर आपको कह दें कि आपको कुछ डिस्टेंस मेजर करनी है, बहुत दूर दूर, मान लीजिए कोई एक स्टेट है, वन स्टेट टू अनदर स्टेट, स्टेट वन, स्टेट टू, कोई एक राज्य है, उसमें कोई सिटी है, आप वहां से दूसरी सिटी तक मेजर कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप उसके अकॉर्डिंग आप किलोमीटर यूज करेंगे, उसमें आप मीटर यूज नहीं करेंगे। अगर आप पर्सन की हाइट मेजर करना चाह रहे हैं, कोई पर्सन इसकी हाइट मेजर करना चाह रहे हैं, तो ऑब्वियसली आप मीटर यूज करेंगे, इसके लेंथ को मेजर करने के लिए आप मीटर यूज करेंगे। ऐसा नहीं कि आप इसको किलोमीटर में मेजर करेंगे। ऑब्वियसली आप इसको कन्वर्ट करके लिख सकते हैं किलोमीटर में, पर साइज वो रिलेवेंट नहीं होगा। आपको साइज उतना ही चाहिए जितना वो रिलेवेंट हो। तो मीटर में बात करेंगे तो थोड़ा कन्वेंट रहेगा। आप बातें करते हैं तो आप बताते हैं कि हाँ जी इतने मीटर हाइट है, आप कभी नहीं डिस्कस करते कि कितने किलोमीटर हाइट है, क्योंकि वो थोड़ा इजी टू हैंडल, इजी टू यूज होता है, समझाने के लिए भी ठीक रहता है। तो इसका कहने का मतलब यही है कि जो साइज के अकॉर्डिंग, यहाँ मान लीजिए जो भी साइज है, जैसे वेट है, मान लीजिए बहुत बड़ा वेट है, तो आप उसको केजी को टन में आप ऊपर यूज कर सकते हैं, मैट्रिक टन में आप उसका एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो साइज के हिसाब से आप कन्वीनियंट यूनिट यूज कीजिए। और इसके बाद तीसरा पॉइंट है पॉइंट नंबर 3,
It should be easily it should be easily reproducible। मतलब ऐसा ना हो कि वो टाइम के साथ चेंज हो जाए। तो नॉट चेंज विद टाइम। 1 kg, जैसे 1 kg में लूँ तो 1 साल 2 साल बाद भी ये 1 kg ही रहने वाला है। ऐसा नहीं है कि टाइम के साथ इसमें कोई चेंज आ जाए। अगला पॉइंट है आपका इट शुड बी imperishable और indestructible। इनडेस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव होता है कि को तोड़ देना, इसको बर्बाद कर देना। तो यूनिट के साथ ऐसा कुछ होता नहीं। यूनिट आपको पता है कि 1 kg है, इसको क्या ही कुछ हो जाएगा, ये 1 kg ही रहेगा। एक ऐसी यूनिट है ये कंसेप्ट है एक तरह से जो कि इनडेस्ट्रक्टिबल है। अगला पॉइंट है इट शुड नॉट बी affected by the change of physical condition such as pressure, temperature, etc। इसका मतलब है कि क्वांटिटी जो है उस पर कोई आपका फिजिकल कंडीशन का इफेक्ट नहीं होना चाहिए। जैसे कि अगर बात करूं, एक ह्यूमन बॉडी है, उसका वेट 50 kg है, आपने समर में वे किया और अब विंटर आ गए। इंस्टेड ऑफ पर्सन हम कोई ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, क्योंकि पर्सन का आपके डाइट के अकॉर्डिंग वेट चेंज होता रहता है। तो ये ऑब्जेक्ट है, इसका वेट 50 kg है, आपने समर में मेजर किया और विंटर में मेजर किया, तो आप देखेंगे इसका वेट 50 kg ही आएगा, अनटिल एंड अनलेस उसके ऊपर, ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई इफेक्ट ना हो। यूनिट के ऊपर तो हमारे कोई इफेक्ट नहीं है, यूनिट 50 kg है, हमने केजी लिया है, केजी ही रहेगा। और लेकिन ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर कुछ चेंज आता है और तोड़ दिया गया हो, या मान लीजिए उसने कुछ लिक्विड एब्जॉर्ब कर लिया हो, या कोई और चीज हो सकती है, तो उसके अकॉर्डिंग चेंज आएगा, वो एक अदर फैक्टर है। लेकिन आप देखेंगे कि जो केजी है उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा आपके वेदर का या किसी चीज का, वो केजी ही रहेगा। और इससे अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 6, इट शुड बी इंटरनेशनली एक्सेप्टेड। ये बहुत जरूरी है कि कोई यूनिट है वो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड हो, यानी वर्ल्ड लेवल पे हर कोई उसको यूज करे, तभी आपका जो कम्युनिकेशन है वो भी इजी हो पाएगा। आप कुछ रिसर्च कर रहे हैं या कुछ भी मेजरमेंट कर रहे हैं, आप वो मैसेज एक दूसरे को कन्वे करना चाहते हैं, तो वो आपका तभी हो पाएगा जब आपका इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होगी। मान लीजिए कि मुझे पाउंड के बारे में नहीं पता, पाउंड एक मेजरमेंट यूनिट है जो आपका वे करने के लिए होता है, और मुझे केजी का पता है। अगर कोई पाउंड में मेजर करके लाता है और मैं उसको समझ नहीं पाऊंगा, या तो मुझे कन्वर्जन पता हो कि पाउंड से केजी में कैसे बदला जाएगा, तभी मैं उसको समझ पाऊंगा।
लेकिन अगर मुझे कोई ये कह दे कि ये इतने केजी का वेट है, तो मैं तुरंत समझ जाऊंगा कि वो क्या कहना चाह रहा है, कितने केजी का वेट है। क्योंकि अब यहाँ पे यूनिट जो है सेम हो गई है और समझना जो आपका कम्युनिकेशन है वो इजी हो गया है। इसीलिए आपका इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होना बहुत जरूरी है, ताकि हर कोई वही सेम चीज यूज करता हो जो समझने में इजी रहेगी। और इसी में आपका लास्ट पॉइंट है एक, इट शुड बी इजीली एक्सेसिबल। ये पॉइंट बहुत ऑब्वियस है, इजीली एक्सेसिबल। अगर हर कोई यूज करता है, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है, तो जो स्टैंडर्ड तैयार किए जाएंगे, उसको मेजर करने की जो चीज तैयार की जाएगी, वो भी उसी यूनिट के अकॉर्डिंग ही की जाएगी। अगर कोई यूनिट ऐसी है जिसको लोगों ने यूज करना बंद कर दिया है, उससे कोरस्पॉन्डिंग मेजरमेंट के लिए ना तो आपको कोई इंस्ट्रूमेंट मिलेगा, ना ही कोई, मान लीजिए लेंथ की बात करें, कोई स्केल मिलेगा, आपको कुछ नहीं मिलेगा ऐसा। यानी कि इजी एक्सेसिबल कौन सी यूनिट होगी जो सभी लोग यूज करते होंगे, वही आपके लिए इजीली एक्सेसिबल होगी।